नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट के अंतर्गत जो साइंस विषय है, इसमें अभी तक हम आपको टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स में कोर्स करा रहे थे, साथ ही उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। परंतु अब एक साथ सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। एक प्रकार से प्रश्नों की मैराथन आप इसे कह सकते हैं। लगभग 350 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में लगभग 70 क्वेश्चन हम करेंगे, तो लगभग 4-5 पार्ट में आपका ये साइंस वाले के जो प्रश्नों की प्रैक्टिस वाला पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। और आपने इससे पहले का कोई भी वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हमने साइंस के सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो वो आप अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों, जंतुओं, विषाणु या कोई नहीं। तो आपको पता है कोशिका भित्ति आपकी ऑप्शन यहाँ पर ए वाला पौधों में सही हो जाएगा। पौधों में कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज की जो है वो बनी होती है, जो क्या करती है, पौधे को आकार देती है और कठोरता प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका पौधों में कोशिका भित्ति होती है और सेलुलोज के रूप में। अगला प्रश्न दूसरा है आपका कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है ये पूछा गया था। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसी से ही क्वेश्चन बन गया है। तो अभी हमने आपको बताया सेलुलोज से, तो ये तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगला प्रश्न आपका, जो परजीवी पौधा है वो इनमें से कौन सा है? अमरबेल है, चंदन है, रफलेशिया है या फिर इनमें से सभी? परजीवी पौधा आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? सभी है, जिसमें ज्यादातर अमरबेल का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, रफलेशिया भी देखने को मिलता है। तो आंसर सभी होगा। परजीवी जो होते हैं पैरासिटिक, ये अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। बस ये बात आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में तो आपका चित्र वगैरह भी इसका दिया गया है अमरबेल का, और शायद कक्षा 6 की ही साइंस की किताब में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा कि जो मृतोपजीवी पौधा है वो आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा है? कुकुरमुत्ता, मोनोट्रोपा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? मृतोपजीवी पौधा इनमें से कौन सा है जो सड़े गले जो जीव पदार्थ होते हैं ना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? आंसर की बात करते हैं तो दोनों हो जाएगा, जहां पर कुकुरमुत्ता भी मोनोट्रोपा दोनों मृतोपजीवी हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 5 है कि तना का जो निर्माण होता है वो आपका किससे होता है? भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या बीजोधर से? कौन सा सही होगा? तो तना का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर से। बीज के अंकुरण के समय तने का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर से जो है वो होता है, जिसे हम प्लूमूल जो है वो कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि जड़ का निर्माण जो है वो इनमें से किससे होता है? भ्रूण के मूलांकुर, भ्रूण के प्रांकुर या बीजों पर या फिर बीजोधर? जड़ का निर्माण किससे होता है? तो जड़ का निर्माण होता है आपका भ्रूण के मूलांकुर से। पौधों में जो जड़ होती है, रूट होती है, उसका विकास हमेशा भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल से जो है वो होता है। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि भूमि से जल एवं जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करता है इनमें से, और पौधों को भूमि में स्थिर बनाए रखता है। तो पौधों को स्थिर कौन बनाए रखता है भूमि में? जो उसकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जड़। जड़ रूट्स मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का आधार बनती हैं। अगला है जल तथा खनिज लवणों का संवहन जो है इनमें से कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या इनमें से कोई नहीं? जल तथा खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो मैंने आपको बताया था, जा से जल, जा से जाइलम। तो पौधों में जल और घुलनशील खनिजों का ऊपर की ओर संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। भोज्य पदार्थों के संवहन की अगर बात करें तो वो कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या सभी? तो आपका भोज्य पदार्थों की जब बात करेंगे तो आपका फल से फ्लोएम याद आ जाएगा आपको। पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जल जाइलम और फल फ्लोएम, ऐसे करके याद रखिएगा। 10वां प्रश्न आपका है पर्ण प्रतान, लीफ टेंड्रिल जिसको कहते हैं, जो कि आपका पत्तियों का रूपांतरण होता है, वो पाया जाता है मटर में, सरसों में या फिर नीम में या फिर मक्का में? कौन सा सही होगा? इसमें वो सारे क्वेश्चन भी हैं आपके जो आपकी किताबों में भी दे रखे हैं, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन करा रहे थे ना वो हम टॉपिक पर बेस्ड ही करा रहे थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपके जो भी अलग अलग किताबें आ रखी हैं मार्केट में, उनसे क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं हमने। आंसर की बात करते हैं तो ए वाला ऑप्शन मटर सही हो जाएगा। कमजोर तने वाले पौधे जैसे मटर में पत्तियां पर्ण प्रतान टेंड्रिल में जो है वो बदल जाती हैं, जो चढ़ने में जो है वो मदद करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मटर जो है वो सही होगा, जिसमें पर्ण प्रतान जो है
इसको हम टेंड्रिल कहते हैं, वो देखने को मिलता है। 11 नंबर प्रश्न है, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कहे जाते हैं, क्या सही होगा? जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इनमें से सही होगा? कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन मिक्स आपको देखने को मिलेंगे, किताबों से भी हैं, थोड़े बहुत एनसीईआरटी पर भी हैं, थोड़े बहुत टॉपिक से जो आपको पढ़ाए गए उनमें से भी हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर एक साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं, या फिर हम मरुद्भिद कहते हैं। तो दोनों नाम आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका। 12 नंबर प्रश्न है, जड़ों के प्रकार मूसला जड़ है, अपस्थानिक जड़ है या दोनों है? तो किसी का गलत नहीं होगा, दोनों ही होते हैं। पौधों में दो टाइप की जड़ें होती है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो आपकी अगर बात करें तो जड़ों के द्वारा होती है, तनों के द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है या सभी के द्वारा होती है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो आपकी होती है स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं पर्णरंध्र। बताया था ना मैंने आपको, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो स्टोमेटा आपका सही होगा। वाष्पोत्सर्जन जो है मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा यानी रंध्रों के माध्यम से होता है। यही चीज आप रेगिस्तानी इलाकों में देखते हैं, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन से बच सके, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पानी की कमी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 14 नंबर की, पौधों की जो पत्तियां हैं उनके द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? पौधों की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, जल संचयन या कोई नहीं? तो अभी मैंने बताया आपका ऑप्शन बी वाला वाष्पोत्सर्जन सही हो जाएगा। पौधे के वायु विभाग मुख्यतः पत्तियों से जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि टच मी नॉट ये किसे कहते हैं? नागफनी, गुलाब, छुईमुई या सभी? ये क्वेश्चन एक्चुअल में जब बच्चों को समझाया था, एनसीईआरटी की किताबें देखेंगे ना, तो वहां पर एक ऐसे साइड में ब्लॉग बने रहते हैं, इन्हें भी जाने करके, उनमें दे रखे हैं ऐसे शब्द। तो ये तो आपको पता ही है, टच मी नॉट, छुईमुई वाले जो पौधे होते हैं उनको ही कहते हैं। छुईमुई जो है, जिसका नाम मिमोसा प्यूडिका है, इसके पौधे को छूने पर उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसे टच मी नॉट जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या फिर सभी? नारियल और कमल में कौन सा प्रकीर्णन देखने को मिलता है? आंसर की बात करते हैं तो जल प्रकीर्णन होता है। नारियल, कमल जलीय या तटवर्ती पौधे, इसलिए इनके बीजों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से जल के माध्यम से जो है वो होता है। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां इनमें से कौन सी हैं? यकृत है, अग्नाशय है, लार ग्रंथि है या सभी हैं? पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों में कौन सी आती हैं? तो सभी आ जाएंगी। यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां, सभी पाचक ग्रंथियां जो भोजन पचाने के जो एंजाइम है वो स्रावित करते हैं। आपको सारे मैंने इसीलिए अलग से एंजाइम भी लिखाए थे। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय से जो है वो निकलता है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? पीलिया, कैंसर, टीबी या मधुमेह? इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, आपने देखा होगा इंजेक्शन वगैरह भी तो इंसुलिन का लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? बस उससे आप आंसर को पकड़ लेंगे। बिल्कुल आंसर मधुमेह हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज के लिए तो लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर की, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या बड़ी आंत? कौन सा सही होगा? मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत, ऑप्शन नंबर ए वाला। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो क्या करती है? पित्त रस का स्राव जो है वो करती है। तो यकृत आपका सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि पित्त रस का जो निर्माण है वो कौन करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय या फिर सभी? पित्त रस का निर्माण इनमें से कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और ये पित्ताशय में जाकर के संचित होता है। आपको याद होगा, पूरा चित्र के जरिए आपको हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कृंतक है, रदनक है, प्रचवर्ण, ये आपका अग्रचवर्ण करके होता है, चवर्णक करके होता है, चवर्णक और अग्रचवर्ण या सभी? आंसर क्या हो जाएगा? सभी आपका सही होगा। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक जिसको कहते हैं इंसीजर, रदनक होता है जिसको कहते हैं कैनाइंस, और अग्रचवर्णक होता है जिसको कहते हैं प्रीमोलर्स, और चवर्णक होता है जिसको कहते हैं मोलर्स। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अग्रचवर्णक और चवर्णक यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 नंबर की, दांतों की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम, एनेमल, आयरन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है दांतों पर
जो इनेमल की लेयर होती है ना, दांतों की सबसे बाहरी आवरण जिसको इनेमल कहते हैं, इसका बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। 23 नंबर प्रश्न अग्नाश है कि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो किसका श्रावण करती हैं। इसमें और क्वेश्चन बढ़ जाता है कई बार, बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, ऐसे कर कोई बनता है, तो किसका श्रावण करती हैं, इंसुलिन का, पितरस का, अग्नाशय रस का, या सभी का। कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं, यही चीज मैंने अभी आपको बताई ना कि बीटा कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन हार्मोन का श्रावण जो है वो करती हैं। और इंसुलिन की बात अभी हमने ऊपर डायबिटीज वाले क्वेश्चन में की थी। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत का एक भाग है, शाकाहारी जो पशु होते हैं उनमें ये विकसित होती है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। तो ये क्या है, अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, समरूप अंग है, समजात अंग है, या सभी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलुलोज का पाचन। तो बस आप इससे समझ जाइएगा कि आपके ऑप्शन नंबर ए वाला अवशेषी अंग में आएगा। मानव शरीर में अपेंडिक्स अब कोई काम नहीं करता है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो आदिमानव है वो आपके कच्चा भोजन खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, तो सेलुलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स काम आता था। अब तो पका कर खाते हैं, तो इसलिए ये एक अवशेषी अंग जो है, वेस्टिंगल वेस्टिंगल आपका ऑर्गन के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवशेषी अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि विटामिन की कमी से होता है, बताइए। अपूर्णता रोग है, कैंसर है, टीबी है, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका अपूर्णता रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग या डिफिशियंसी डिसीजेस कहते हैं, या हीनता जन्य रोग कहा जाता है। कई जगह हीनता जन्य देखने को मिलता है, पर यहाँ पर क्या है, शब्द को बदल दिया गया, अपूर्णता कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके थोड़े बहुत बदल जाते हैं, तो आप कंफ्यूज जो है वहां पर नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 26 कि विटामिन के जो खोज करता है वो इनमें से कौन है। फंक है, लुनिन है, इजकमान है, या हॉकिंस है, इस तरीके से ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन के खोजकर्ता में पहला नाम फंक जो देख रहे हैं वो देखने को मिलता है। विटामिन की खोज, इसके नामकरण का श्रेय मुख्य रूप से वैज्ञानिक कैसिमर फंक को जो है वो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 27 कि विटामिन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न बदल गया है, प्रयोग को लेकर के पूछ लिया गया है। तो फंक, हॉकिंस, लुनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी फंक का ऑप्शन होगा। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी सी फंक ने 1911 में किया था। यहाँ पर सी फंक करके नाम है, और ऊपर आपने देखा था उसी को ही फुल फॉर्म में लिख दिया था, यानी कि कैसिमर फंक जो है वो करके लिख दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी का ही पूरा नाम एक में हाफ करके लिखा है फंक वही। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा रोग है जो कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में ये देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है। पेलाग्रा है, अतिसार है, बेरी बेरी है, या फिर आपका घेंगा। ये बेंगा नहीं होता है, घेंगा लिखा है। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से रोग होता है बेरी बेरी। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन आपका B1 यानी थायमीन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसकी कमी से आपका बेरी बेरी आपका रोग जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 B2 ये सारे आपको नाम उनके पता होना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन AB है, विटामिन BC है, विटामिन AD, EK है, या कोई नहीं। तो आपको ट्रिक कई बार बताई है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील में, तो कीड़ा वाली ट्रिक। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन B और C। जहां पर जब जल पूछेगा तो बचे कितने, B और C, पर वसा पूछेगा तो KEDA, कीड़ा करके ऐसे शब्द बन जाता है। बस उससे याद रखिएगा, ये वसा में है और ये जल में घुलनशील है। अन्य जो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने बताया कीड़ा वर्ड याद रखिएगा, KEDA। 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है, बस पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वसा या फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि स्कर्वी रोग की जो पहचान है वो इनमें से क्या होती है। मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, हाथ का फूलना है, रुधिर छिड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। स्कर्वी रोग की पहचान क्या होती है, आंसर हो जाएगा आपका पहला, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। विटामिन C की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग का मुख्य लक्षण है मसूड़ों से खून आना और घाव जो है वो ना भरना। वैसे तो मसूड़ों वाला ही क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मेरेस्मस तथा क्वासरकोर जो रोग आपको देखने को मिलता है वो किसकी कमी से होता है। आपको मैंने चित्र भी दिखाया था जहां पर एक पतला सा सूखा सा शरीर था बच्चे का और एक मोटा शरीर था, तो वही तो रोग है जिसमें इसमें पतला हो जाता है, इसमें फूल जाता है। तो विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, या कोई नहीं। तो आपको पता है प्रोटीन आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन।
बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी के कारण मेरस्मस और क्वाशरकोर नामक गंभीर कुपोषण रोग हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर कहेंगे, वो किससे मापते हैं? स्पेरोमीटर है, एनीमोमीटर है, अमीटर है, स्फेग्नोमेनोमीटर है। तो डी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं स्फेग्नोमेनोमीटर, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को जो है वो कहते हैं। ये है इसका इंग्लिश में स्पेलिंग, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सर्वदाता? ए बी या ओ? आपको दो ही देखने को मिलते हैं, एक सर्वदाता एक सर्वग्राही। तो सर्वदाता कौन सा होता है? ओ वाला होता है। रक्त समूह ओ निगेटिव, विशेषकर ओ निगेटिव को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। मैंने आपको एंटीजन वाली लिस्ट पूरी बताई थी कि आप कैसे उसको याद रख सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ए बी या ओ तो कट गया क्योंकि ऊपर वाले को क्वेश्चन में आ गया, तो ए बी बचा, ए बी आपका सही हो जाएगा। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, और क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर की, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? आपको पूरा चित्र सहित हमने दिखाया था, 12, 10, 14 या 20। कोई भी आपने हैंड रिटन नोट्स वाला अगर वीडियो नहीं देखा हो तो पीछे जा करके देख लीजिएगा अलग से वीडियो, उसका भी आपके पास समय है और ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो कौन सा सही होगा पसलियों की संख्या? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन ए। एक सामान्य वयस्क मनुष्य के वक्ष में कुल 24 पसलियां होती हैं जो 12 जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं। प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तो प्लस पसलियों की संख्या दी गई थी, 24 ऑप्शन में था नहीं, इसलिए 12 जोड़ी के हिसाब से जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, फीमर, फिबुला या टिबिया? तो आपको पता है फीमर हो जाएगा, जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाने वाली फीमर जो है वो होती है, सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर की, हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। और जो भी चैनल पर नए हो लाइक करके अवश्य जाइएगा, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको, और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे जो भी हम प्रश्न प्रैक्टिस कराएं या आगे जो भी वीडियो कराएं आप तक पहुंचते रहें। आंसर की बात करें यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, वृक्क, तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला यानी तिल्ली वाला। तिल्ली जो होती है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, और लिम्फ नोड्स, इसमें लसिका कोशिकाएं जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 सभी को पता है, बस इसमें थोड़ा सा वही क्वेश्चन बनता है कि पहले कितनी होती हैं बाद में कितनी हो जाती हैं। तो नवजात शिशु में लगभग 300 होती हैं और बाद में जुड़ने के कारण घट जाती हैं, इसलिए वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर की, स्नायु यानी लिगामेंट जो है वो किससे किसको जोड़ता है? हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को हड्डियों से, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्नायु आपका हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। स्नायु या लिगामेंट ये संयोजी ऊतक होता है जो शरीर में एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन होता है स्नायु को, तो स्नायु में आयु वर्ड देखिए आ रहा है, हड्डी से हड्डी जुड़ी रहेगी आपकी, तो सालों साल आप चलते रहेंगे, ऐसे जोड़ करके याद रख सकते हैं। क्योंकि दिक्कतें हड्डी के जोड़ों में होती है ना, कहीं किसी के घुटने बोल जाते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो जाती है। 41 नंबर प्रश्न है, संकुचनशील प्रोटीन इनमें से कौन सा है? मायोसिन है, एक्टिन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा इनमें से सही होगा? और टेलीग्राम, फेसबुक चैनल से या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप से कोई नहीं जुड़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। आंसर की बात करें संकुचनशील प्रोटीन को लेकर के, तो दोनों है, मायोसिन भी है और एक्टिन भी है। मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव के लिए एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रकार के प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, तो आंसर आपका दोनों यहाँ पर सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि पेशियों के जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, हिद्ध पेशियां या सभी, सबके बारे में आपको मैंने एक चित्र के माध्यम से बताया भी था कि कभी नहीं थकती हैं, एक होती हैं, एक टाइम में थकती हैं, क्या कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सभी सभी हो जाएगा। मानव शरीर में 3 मुख्य प्रकार की पेशियां होती हैं, रेखित यानी ऐच्छिक, अरेखित यानी अनैच्छिक और हृद यानी हृदय की पेशियां। अगला क्वेश्चन आपका 43 है कि मनुष्य की पसलियां किसकी सुरक्षा करती हैं? फेफड़ों की, हृदय की, दोनों की, अग्नाशय की? तो पसलियां जो सुरक्षा करती हैं दोनों की करती हैं। पसलियों का जो पिंजर होता है, रिब केज, ये मुख्य रूप से छाती के कोमल अंग होते हैं जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गया, इनको बाहरी चोटों से जो है वो बचाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों जो है यहाँ पर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं?
तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। मैंने आपको चित्र न्यूरॉन का भी बताया था, उसको भी डिटेल में बताया था कि मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और न्यूरॉन भी कैसे काम करता है वो भी मैंने आपको चित्र के जरिए बताया था। 45 नंबर प्रश्न है कार्पस कैलिसम। ये होता है मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में, मांस कोशिकाओं में। कहाँ होता है? तो ये होता है आपका मनुष्य के मस्तिष्क में। कार्पस कैलिसम मनुष्य जो मस्तिष्क है इसके दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने वाला तंत्रिका तंतुओं का बंडल जो है वो होता है। हेमिस्फेयर्स जो है इसको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर की एसिटल कोलिन ये होता है रासायनिक संचारी है, कार्बन शिफ्ट है, क्लोराइड शिफ्ट है, सोडियम शिफ्ट है, कौन सा सही होगा? एसिटिल कोलिन होता है आपका रासायनिक संचारी। एसिटिल कोलिन एक प्रमुख रासायनिक संचारी है जो तंत्रिका संकेतों को प्रसारित करने का काम करता है, जिसे हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। 47 नंबर प्रश्न आपका है कि पाइलोरिक वाल्व किसके बीच होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच, अमाशय तथा ग्रहणी, ग्रास नली तथा अमाशय, या इनमें से कोई नहीं। पाइलोरिक वाल्व जो होता है वो किसके बीच होता है? तो ये होता है अमाशय तथा ग्रहणी के बीच में। पाइलोरिक वाल्व अमाशय के निचले हिस्से और ग्रहणी यानी छोटी आंत के शुरुआती भाग के बीच जो है वो पाया जाता है। तो पाइलोरिक वाल्व आपका सही होगा। 48 नंबर है कि पेयर के पिंड उत्पादन करते हैं ट्रिप्सिन, लिम्फोसाइट, श्लेष्म, या इनमें से कोई नहीं। पेयर के पिंड उत्पादन किसका करते हैं? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। छोटी आंत में पाए जाने वाले पेयर के पिंड होते हैं जिसको हम पेयर पैचेस कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स जिसे हम प्रतिरक्षा कोशिकाएं कहेंगे तो उनका उत्पादन का काम जो है वो करते हैं। 49 नंबर प्रश्न आपका है कि हैम्बर्ग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन शिफ्ट, कार्बन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, सोडियम शिफ्ट, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा क्लोराइड शिफ्ट। रक्त में श्वसन गैसों के परिवहन के दौरान होने वाली क्लोराइड शिफ्ट को ही कहते हैं हैम्बर्गर प्रक्रिया। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की लसिका के लिए सत्य क्या है? लाल रुधिराणु उपस्थित है या श्वेत होने चाहिए या दोनों होने चाहिए? तो लसिका के लिए आपका श्वेत रुधिराणु उपस्थित होने चाहिए। लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, बल्कि मुख्य रूप से श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC आपकी होती हैं। इन्हीं को ही तो हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर की रुधिर वर्ग के खोजकर्ता जो है इनमें से कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है, विलियम हार्वे है, क्रिक है, या वॉटसन है? कौन सा सही होगा? तो पहले बताया था रुधिर वर्ग के आपके कार्ल लैंडस्टीनर हैं। रक्त समूहों ABO जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, इसकी खोज 1900 में ऑस्ट्रियाई जो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर है पैराकार्डियम। ये आपका क्या है? हृदय आवरण है, फेफड़ों की सुरक्षा है, दोनों है? पैराकार्डियम होता है आपका हृदय आवरण। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला जो दोहरा सुरक्षात्मक आवरण होता है ना, उसे कहते हैं पैराकार्डियम, या फिर इसी को हिंदी में हृदय आवरण जो है वो कहते हैं। चित्र मैंने आपको हृदय का दिखाया था कंप्लीट। 53 क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन है, सूर्य है, पेट्रोल है, या डीजल है? सबसे बड़ा स्रोत तो भाई सूर्य ही है, तो आपको बिना सोचे समझे सूर्य के साथ जाना है। पृथ्वी पर समस्त जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे विशाल स्रोत है। 54 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं? ठोस, द्रव, गैस या सभी? तो आपको पता है सभी हैं। और भौतिक विज्ञान में ये 3 अवस्थाएं मुख्यतः देखने को मिलती हैं, और एक चौथी अवस्था भी है जिसको हम प्लाज्मा करके पढ़ चुके हैं। ठोस की अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? आयतन और आकार निश्चित होता है, इनके अणु अत्यंत निकट होते हैं, या दोनों? आंसर हो जाएगा दोनों। ठोस पदार्थों का आयतन और आकार निश्चित होता है, इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। अगला है मिनी माता रोग जो है वो इनमें से कौन सा है? जल में पारे से होता है, जल में नाइट्रोजन से, जल में ऑक्सीजन से, या सभी? आप देखेंगे तो पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपका रोग से जरूर पूछ लिया जाता है। तो जितने भी आपके रोग हैं उन्हें आप अच्छे से जो है पढ़ के रखिएगा। तो आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर मिनी माता रोग पारे से होता है, जल में पारे से। मिनी माता रोग एक गंभीर तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो प्रदूषित जल और मछलियों में पारे यानी मर्क्यूरी की अधिकता के कारण जो है वो होता है। 57 नंबर प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी अधिकता से होता है? पेयजल में नाइट्रेट, या पेयजल में फ्लोराइड, पेयजल में क्लोरीन, या सभी? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पेयजल में नाइट्रेट के। पानी के जो पीने का पानी होता है ना उसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण नवजात शिशुओं में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेयजल में नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। 58 नंबर प्रश्न आपका BOD द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो जल प्रदूषण का मापन होता है वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या सभी, तो आप क्या कहेंगे, बीओडी से जल प्रदूषण का मापन होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज मुख्य रूप से जल प्रदूषण यानी जैविक कचरे की मात्रा मापने के लिए जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 59 है कि जो डीडीटी है इसकी फुल फॉर्म तो आपको मैंने बताई थी। अब ये पूछ रहा है क्या, खरपतवारनाशी है, कीटनाशी है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कीटनाशी है। डीडीटी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक कीटनाशी जो है वो होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डाई फ्लोरो करके एथीन करके। अगला है 60 नंबर प्रश्न, आपको ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूछा गया है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों। तो ग्लोबल वार्मिंग आपका पहला हो जाएगा पृथ्वी का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कहते हैं ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो गर्म होने से तो पिघलेंगे, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन पृथ्वी का गर्म होना। 61 नंबर प्रश्न आपका है कि मृदा जो प्रदूषण है वो होता है खरपतवारनाशी के द्वारा, कीटनाशी या रासायनिक खाद या सभी। अब कुछ क्वेश्चन आपको इसमें लग सकते हैं कि देखने में सरल है, जैसे यही क्वेश्चन आपको लग रहा है, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। तो मृदा प्रदूषण आपका सभी से होता है, क्योंकि कई बार हम केवल एक ऑप्शन पर फोकस करते हैं और फिर हम सभी वाले ऑप्शन को भूल जाते हैं। तो कृषि में रसायन है, कीटनाशक है, खरपतवारनाशी है, रासायनिक खाद है, इनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। 62 क्वेश्चन है आपका, नागासाकी तथा हिरोशिमा में होने वाला परमाणु बम विस्फोट किसका उदाहरण है, मृदा, जल, रेडियोधर्मी या कोई नहीं। तो ये आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण में जो है वो आता है। और जो भी परमाणु बम विस्फोट से हानिकारक विकिरण निकलते हैं ना, जो लंबे समय तक बने रहने के वाले रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है उसका कारण जो है वो बनते हैं, इसी को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपका 63 कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किस में मापते हैं, डेसिबल, हेक्टेयर, मीटर या सभी में। तो आपको पता है डेसिबल में मापते हैं ध्वनि की तीव्रता या प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए डेसिबल जो है वो आपका यहाँ पर होता है, तो ये आपका आंसर डेसिबल जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 64 की पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं ना वो कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिला था। और डीएनए को भी नष्ट करते हैं, जिससे आपकी आगे आने वाली जनरेशन जो है उसमें आपको जो दिव्यांगता है वो देखने को मिलती है। अगला, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, प्रदूषण है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं या कोई नहीं है। तो प्रदूषण हो जाएगा पहला ऑप्शन, और मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण में विशेषकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी जो है वो होता है। 66 क्वेश्चन आपके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो मानव में विषाक्त उत्पन्न करती है, जस्ता, लोहा, सीसा या मैग्नीशियम। तो कौन सी आपकी, सीसा सही हो जाएगा। सीसा यानी लेड एक भारी धातु जिसका संचय मानव शरीर में विषैला प्रभाव, लेड पॉइजनिंग जो है वो डालता है। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन कि बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का मेन कारण क्या होता है, स्वचालित वाहन, कीटनाशक, औद्योगिक सक्रियता या रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का मेन कारण होता है स्वचालित वाहन। महानगरों और बड़े शहरों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण स्वचालित वाहनों, ऑटोमोबाइल्स के धुएं और उत्सर्जन के कारण होता है। 68 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक से होता है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या दोनों या ध्वनि प्रदूषण। तो प्लास्टिक से आपका दोनों होगा। प्लास्टिक कचरा मिट्टी को भी प्रदूषित करता है, मृदा प्रदूषण भी होगा, जलने पर जहरीली गैसें निकल करके वायु प्रदूषण भी फैलाता है, तो आपका दोनों आपका सही हो जाएगा। 69 क्वेश्चन आपका है कि ध्वनि प्रदूषण से जो है आपका पूछा गया है, होता है बहरापन होता है, ठीक से नींद ना आना, चिड़चिड़ापन या फिर सभी। कौन सा सही होगा, और इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा जो हम आपसे पूछेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी, बहरापन भी होता है, ठीक से नींद ना आना भी, चिड़चिड़ापन भी होता है, तो कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी जो है इसमें देखने को मिलती है। तो ये आपका जो प्रश्न था वो आपका हो जाएगा समाप्त, क्योंकि 70 नंबर वाला प्रश्न पूछेंगे हम आपसे, जैसे कि सभी प्रश्न में से लास्ट में एक ना एक प्रश्न हम आपके लिए रखते हैं। तो ये 70 नंबर प्रश्न के साथ ये पहला पार्ट हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि अभी हम आपको और भी क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। मैंने आपको बताया कि लगभग 350 क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन इस वाले सेट में आप देख रहे हैं सरल भी आ रहे हैं, पर कई बार ऐसा है कि आपके पेपर में सरल वाले क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन करना जरूरी है। टॉपिक वाइज में हमने ऑलरेडी कठिन वाले क्वेश्चन काफी हद तक किए थे। तो ये क्वेश्चन है 70 नंबर की, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है, 25, 80, 55 या 60। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कई बार क्या है
एक नियर बाई सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। अब आप इनमें आप सोचिएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो होगा। अब अगले पार्ट में 71 से अगले 70 क्वेश्चन जो है हम लेकर के आएंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। फेसबुक, टेलीग्राम चैनल या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।